to study the exception to Mendelian principles. In the previous video, we have covered monohybrid cross, in which we learned that there are two laws of inheritance from monohybrid cross, which is law of dominance and law of segregation. And in law of dominance, we know that the factors or genes, they are not always dominant, or they don't work purely as dominant or purely as a recessive gene or allele. So here we will see that in the law of dominance there are certain exceptions, and these exceptions indicate that the law of dominance is not universally applicable. We have three major exceptions, that is incomplete dominance, multiple allelism and co-dominance. तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हम इनकम्प्लीट, मल्टीपल और को डोमिनेंस में पढ़ते हैं. तो लेट्स बिगिन विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, जब मेंडलिज्म, आफ्टर मेंडलिज्म यानी कि जब मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा गया और 1900 ईयर तक पहुंच गए, तब जो है मेंडल्स के प्रिंसिपल्स को देखा गया, समझा गया. तब तक मेंडल का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका था, ही वॉज नो मोर. बट उनके बाद जो है सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए गए, टेकिंग डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक ऐसा केस जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा F1 हाइब्रिड आता है, जो F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन का ऑफस्प्रिंग आता है, उसका जो फिनोटाइप है वो ना ही अपने डोमिनेंट पेरेंट से मैच करता है, ना ही रिसेसिव पेरेंट से मैच करता है. यानी कि उसका फिनोटाइप आता है इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव टाइप. तो ना वो पूरी तरीके से प्लांट टॉल बनेगा, ना वो पूरी तरीके से ड्वार्फ बनेगा. जो प्लांट है उसकी हाइट इंटरमीडिएट हो. तो ये ऐसा केस है जो कि मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट्स में नहीं दिखा था. तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये देखा गया कि F1 हाइब्रिड इज प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट टाइप एंड इट्स नॉट मैचिंग ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स. तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन केस ऑफ स्नैपड्रैगन, जिसको हम डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं. एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस फ्लावर इज एंटीराहिनम मेजस. तो एंटीराहिनम मेजस का इस्तेमाल किया गया. चलिए अब इस क्रॉस को पढ़ लेते हैं. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वी हैव ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड प्लांट एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर्ड प्लांट. जब हम ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं इसका मतलब है होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव. तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव है. इस केस में मेरे पास ये जो फ्लावर है दिस इज रेड कलर्ड, और इस केस में जो मेरे पास फ्लावर है दिस इज वाइट कलर्ड. तो वाइट और रेड कलर्ड फ्लावर को लिया गया जिनकी जीनोटाइप हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट. अब यहाँ पे क्या किया गया, इन दोनों के गैमीट्स बनाए गए विच इज ऑब्वियसली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट. तो यहाँ पे ये कैपिटल आर और स्मॉल आर गैमीट्स बन गए. एंड जब इन गैमीट्स को जो है ब्रीड करवाया गया तो क्या मिला हमारे पास आई F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन. तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि ना हमारे पास जो फ्लावर है वो रेड आया, ना ही वाइट आया. जो हमारा हाइब्रिड है, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है, वो तो पिंक आ गया, ना आया वाइट, ना आया रेड, बट पिंक आ गया. So this F1 phenotype is intermediate type which is not matching either of their parents, neither the dominant parent nor the recessive one. अब आगे क्या देखा गया, यहाँ पे आगे ये देखा गया कि यहाँ पे जो मेरे पास ये पिंक कलर का फ्लावर आया है, ये इसकी सेल्फिंग करवा दी गई. ये सोचा गया कि मेंडल जैसे रिजल्ट आएंगे, या तो प्योर रेड या प्योर वाइट फ्लावर आएगा, पर आप पिंक गया. तो अब ये सोचा गया कि क्या आगे F2 जनरेशन में फिर से रेड और पिंक, रेड और वाइट रिकवर हो सकते हैं. तो इसके लिए करवा दी गई सेल्फिंग, यानी कि फ्लावर जो है उसको सेल्फ पॉलिनेट करने दिया गया. तो जब सेल्फ पॉलिनेट करने दिया गया तो ये हमारे पास पेरेंट है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये है एग. मान लेते हैं कि ये एग बन रहा है और दूसरी तरफ बन रहा है हमारे पास गैमीट्स, जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर
स्पर्म बन रहे हैं। तो एग और स्पर्म बने तो यहाँ पे जो है F2 जनरेशन के लिए पन्नेट स्क्वायर तैयार किया गया। अब इस पन्नेट स्क्वायर में ये मेरे पास आ गए मेल के गैमीट्स और इस तरफ आ गए फीमेल के गैमीट्स, राइट। अब इन गैमीट्स की जो है जब इनको यूनाइट किया जाएगा, जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक रेड प्लांट आता है और हमारे पास 2 पिंक प्लांट आते हैं और एक वाइट कलर्ड फ्लावर देने वाला प्लांट आता है। तो जो हम डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन की बात कर रहे हैं, तो स्नैपड्रैगन में एक F2 जनरेशन में रेड फ्लावर और बाकी 2 पिंक और एक वाइट आता है। तो अगर हम इसकी जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप में एक कैपिटल आर, 2 हाइब्रिड होमोजाइगस डोमिनेंट एंड तीसरा है होमोजाइगस रिसेसिव। तो एक होमोजाइगस डोमिनेंट, दो हिट्रोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव, 1:2:1। अगर फिनोटाइप चेक करी जाए तो एक हमारे पास रेड आता है, यहाँ से RR से एक रेड आ गया, यहाँ से 2 पिंक और यहाँ से फिर एक वाइट। तो हमारे पास एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट आया, ठीक। तो इससे हमारे पास क्या पता चलता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रिजल्ट है वो 3:1 फिनोटाइप ना आते हुए 1:2:1 आई है। तो यहाँ से ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो पी प्लांट के साथ किया गया था उससे ये जो रिजल्ट आया है पूरा डिफरेंट है, विच इंडिकेट्स कि यस यहाँ पे ये जो जीन है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट तो शो नहीं हो रहा। जो हमारे पास कैपिटल R है, अगर वो कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता तो फ्लावर का कलर क्या होना चाहिए था, रेड। तो यहाँ पे अगर बात की जाए एंटीहाइरेनम मेजस के जो प्लांट के फ्लावर की, तो ये जो हमारे पास रेड कलर आ रहा है फ्लावर का, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड एज एंथोसायनिन पिगमेंट। तो ये जो रेड कलर है फ्लावर का, ये एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण है। और ये एंथोसायनिन पिगमेंट तभी बनेगा अगर हमारे पास ये जो एलील है कैपिटल R वो फंक्शनल एलील होगी। अब यहाँ पे अगर ये फंक्शनल एलील है और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में भी कैपिटल R है तो पिंक क्यों हो रहा है? रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो दोनों एलील्स हैं जीन की, ये जो 2 एलील्स होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इसमें काम ऐसा है कि जो एक कैपिटल R है वो 50% प्रोडक्शन करेगा एंथोसाइनिन की और दूसरा कैपिटल R भी 50% प्रोडक्शन करता है एंथोसाइनिन पिगमेंट की। यानी कि एंथोसाइनिन पिगमेंट आधा बनाने का काम है कैपिटल R एक का और आधा दूसरे एलील कैपिटल R का। दोनों 50-50% एंथोसाइनिन पिगमेंट की प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, जो स्मॉल r है, इसका मतलब नॉन फंक्शनल एलील हो जाएगा, जिससे एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन दोनों ही 0-0% करेंगे। तो जब स्मॉल r होमोजाइगस रिसेसिव में कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगी एंथोसाइनिन की, तो फ्लावर का कलर तो ऑब्वियसली वाइट ही आएगा। लेकिन हमारे पास कैपिटल R और स्मॉल r कंडीशन आती है F1 हाइब्रिड की, यानी कि ये जो हमारे पास पेरेंट है दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, जिसमें कैपिटल R ने तो 50% एंथोसाइनिन बनाया पर स्मॉल r ने कोई भी एंथोसाइनिन पिगमेंट के प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करी। विच मीन्स ये जो कैपिटल R है दिस शो पार्शियली डोमिनेंट और सेमी डोमिनेंट नेचर। तो ये हमें समझ आ जाना चाहिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे कम्प्लीटली एप्लीकेबल नहीं हो पाता, क्योंकि अलील्स या जीन्स हर बार एक जैसा फंक्शन या एक जैसा पैटर्न इनहेरिटेंस का शो नहीं करते, सब अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे या 2 जीन इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि जीन्स जो हैं वो डोमिनेंस प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस पे नहीं काम करते। तो यहाँ पे जो कैपिटल R है ये पार्शियली डोमिनेंट है, 50% ओनली, राइट। यहाँ पे इट्स जस्ट 50% फंक्शनल। तो 50% से क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, हाफ। इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन विल बी हाफ, हेंस पिंक कलर। तो इसी कारण से पिंक कलर आता है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच इज pink color in snapdragon or dog flower, and the scientific name is Antirrhinum majus. The next example of incomplete dominance is
प्लियोट्रॉपी. प्लियोट्रॉपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. हाउ? अब ये प्लियोट्रॉपी का मतलब है टू टेक मैनी टर्न्स. ग्रीक में इसका एक्चुअल मतलब देखा जाए प्लियोट्रॉपी का तो इट मीन्स टू टेक मैनी टर्न्स. इसमें क्या होता है कि जो जीन है, अ जीन कैन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर. एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है. व्हेन अ जीन कैन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर और इट कैन अफेक्ट सेवरल करेक्टर्स साइमल्टेनियसली. एक ही बात है, एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर कंट्रोल कर रहा है या एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर्स पे अपना असर डालता है, उस चीज़ को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं. अब ये काम कैसे करती है प्लियोट्रॉपी? मान लेते हैं कि हमारा एक जीन जो है केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्रोटीन, कोई एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है. अब जो प्रोडक्ट जीन ने बनाया है, जो प्रोडक्ट जीन ने बनाया है डीएनए से बाहर निकल के, वो प्रोडक्ट जो है इट कैन एंटर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे. हमें पता है हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कितनी ज़्यादा एक्सटेंसिवली होती है, तो बहुत सारे केमिकल पाथवेज हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो बॉडी के अंदर साइमल्टेनियसली होती हैं. और जो जीन का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलीज़ होता है, वो जो केमिकल रिलीज़ हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक साइकिल में ही एंटर करे. वो केमिकल मल्टीपल साइकिल्स में, मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है. तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो प्रोडक्ट जो है इफ़ इट कैन एंटर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज, तो इस कारण से वो अलग अलग फिनोटाइप एक्सप्रेस कर सकता है, अलग अलग करेक्टर्स कंट्रोल कर सकता है. अब ऐसा होता क्यों है? बिकॉज देयर इज इंटरकनेक्शन बिटवीन बायोकेमिकल एंड सेलुलर पाथवे. हमें पता है कि जितने भी बायोकेमिकल और सेलुलर पाथवेज हैं, ये केमिकल्स ही तो बॉडी के अंदर हैं, तो इनको बायोमोलिक्यूल्स बोल रहे हैं. ये बायोमोलिक्यूल्स बहुत सारे साइकिल्स में हैं, बहुत इंटरेक्शन कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर इंटरेक्शंस वी आर कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग सर्टेन टाइप ऑफ फिनोटाइप. तो एक जीन का एक प्रोडक्ट entering in different metabolic pathways and hence controlling different characters. So they contribute to different phenotypes. तो अलग अलग phenotypes पे ये contribute करते हैं. अब प्लियोट्रॉपी में भी हमें एग्जाम्पल देना हो कि अच्छा प्लियोट्रॉपी का मतलब ये होता है. ये एक एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की. इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल कैसे हुई? देखिए, एक जीन है, एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करे और उसमें डोमिनेटिंग एक्ट करे, ऐसा होना चाहिए. पर यहाँ पे एक जीन जो है करेक्टर तो कंट्रोल कर रहा है और डोमिनेटिंग ही कंट्रोल कर रहा है, पर एक से ज़्यादा कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इट्स प्रोड्यूसिंग. तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास है फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU. फिनाइल कीटोन्यूरिया एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है जिसको हम रिसेसिव म्यूटेशन कहते हैं. रिसेसिव म्यूटेशन का मतलब कि जीन जो है वो हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में होगा, तो हमें ये डिसऑर्डर हो जाएगा. ठीक, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, उससे होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया. फिनाइल कीटोन्यूरिया मेटाबॉलिज्म में ही आने वाली प्रॉब्लम के कारण होता है. हमारी बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलानाइन. जब फिनाइल एलानाइन बॉडी के अंदर बन जाता है तो उसका काम होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना, और ये काम हो पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइललाइन हाइड्रोक्सिलेज. लेकिन फिनाइललाइन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाले जीन में अगर म्यूटेशंस आ जाएं, फिनाइललाइन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाले जीन के अंदर अगर म्यूटेशंस आ जाएं, तो वो कुछ इस तरह से दोनों जीन्स में, दोनों ही एलील्स में अगर म्यूटेशंस आ जाएं, तो क्या होगा? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन प्रोड्यूस होगी, जिससे इंसान जो ह्यूमन बीइंग है दे विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कॉल्ड एज फिनाइल कीटोन्यूरिया. अब इसमें होता क्या है? अच्छा, फिनाइल एलानाइन अगर टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन दिस जीन, तो होगा ये कि फिनाइललाइन का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा. और एक्यूमुलेशन जो है इतना ज़्यादा होता है दैट इट लीड्स टू टॉक्सिक सब्सटेंस इन द ब्रेन. तो इट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द ब्रेन. ठीक, अब वो देखें कि ये जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसके कारण जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा एक जीन ने
फिनाइल कीटोन्यूरिया करवा दिया, ठीक, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जब टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फिनोटाइप क्या क्या कंट्रोल कर सकता है, एक तो है मेंटल इम्पेयरमेंट, PKU के कारण, फिनाइल कीटोन्यूरिया के कारण क्या हो जाएगा, मेंटल इम्पेयरमेंट, ये पहला करेक्टर इसने कंट्रोल किया। दूसरा, इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन पिगमेंट, ये जो हमारी बॉडी की डी पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, मेलेनिन पिगमेंट की जो सिंथेसिस है उसमें भी ये जीन इंटरफेयर करना शुरू कर देगा। तीसरा, इस जीन के कारण जो है कलर जो है हेयर के वो भी लाइट होना शुरू हो जाते हैं, कुछ ब्राउन या ब्लॉन्ड हेयर्स जो हैं ऐसे दिखते हैं। चौथा, कि जो ब्लड और यूरिन है उसमें जो फिनाइल कीटोन्यूरिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए गए हैं जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स में नहीं देखे जाते। फिनाइल कीटोन्यूरिया से सफ़र करने वाले पेशेंट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं उनके ब्लड और यूरिन में जो नॉर्मल ह्यूमंस में नहीं देखे जाते। तो यहाँ पे वी सी कि एक जीन फिनाइललाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाने वाली एक जीन में जब रिसेसिव म्यूटेशंस आती हैं उसके कारण चार अलग अलग फिनोटाइप या 4 डिफरेंट करेक्टर्स जो हैं वो हिंडर हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक इमेज भी दे रखी है स्क्रीन पर, दिस इज अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोन्यूरिया, वी कैन सी ब्लॉन्ड हेयर्स की यहाँ पे और डी पिगमेंटेशन जो है एंड मेंटल इम्पेयरमेंट भी होती है और यूरिन में भी सैंपल्स इसके कुछ ऐसे अलग अलग टॉक्सिक केमिकल्स के नज़र आते हैं जो हमें नॉर्मल पेशेंट्स में नहीं दिखते। तो पहला एग्जांपल प्लियोट्रॉपी का है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। दूसरा एग्जांपल देना हो प्लियोट्रॉपी का तो हम ड्रोसोफिला का यूज़ करते हैं। ड्रोसोफिला इज़ द फ्रूट फ्लाई, टाइनी फ्रूट फ्लाई जो हमें राइपन मैंगोज, राइपन बनाना, इन सब पे फ्रूट्स पे मिल जाती है। अब यहाँ पे इमेज दिखा रखी है स्क्रीन पे ड्रोसोफिला की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ये जो इंडिविजुअल्स हैं दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। इन दोनों में क्या देखने को मिल रहा है, एक में हमें देखने को मिल रही है वाइट आई म्यूटेशन। नॉर्मल जो ड्रोसोफिला होता है, जो हेल्दी ड्रोसोफिला है उसकी होती है रेड आई, लेकिन म्यूटेटेड वाले की हो जाती है वाइट आई। और वाइट आई म्यूटेशन जो है ये हमें ज़्यादातर म्यूटेटेड जो है वो वाइट आई तो होता ही होता है, उसके साथ साथ दूसरा करेक्टर जो है डी पिगमेंटेशन भी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बॉडी के लाइंस नहीं है जबकि यहाँ पे जो है लाइंस हैं, राइट। ये चीज़ आपको विजिबल हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर कि एक के पास वाइट लाइंस हैं और दूसरे के पास यहाँ पे वाइट लाइंस नहीं है। तो डी पिगमेंटेशन जो है वो साथ में जीन करवा रहा है अलोंग विद वाइट आई म्यूटेशन। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया का कि एक ही जीन जो है आँखों का कलर तो चेंज किया ही, रेड आई से वाइट आई तो कर ही दिया, साथ में डी पिगमेंटेशन भी करवा दी। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो है हमें इसी केस में देखने को मिलता है। There is another example of pleiotropy which comes from the study of mutation affecting the formation of bristles in Drosophila। यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे ये ब्रिसल्स हैं बॉडी के ऊपर, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्रिसल्स इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में छोटे छोटे ब्रिसल्स में भी म्यूटेशन आती है। अब ये कैसे होती है, बेसिकली वाइल्ड टाइप यानी कि जो नॉर्मल डोमिनेंट टाइप फ्लाई है जो, इट हैज़ अ लॉन्ग स्मूथली कर्व्ड ब्रिसल्स ऑन हेड एंड थॉरेक्स। तो हेड और थॉरेक्स रीजन में जो है बहुत स्मूथ लॉन्ग इनके ब्रिसल्स होते हैं कर्व्ड, एंड फ्लाई homozygous for the signed bristles mutations have short twisted bristles। तो जो म्यूटेटेड होती हैं उनके शॉर्ट ट्विस्टेड ब्रिसल्स होते हैं ऑन दिस बॉडी पार्ट। थस ये जो वाइल्ड टाइप साइंड जीन प्रोडक्ट इज नीडेड फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ ब्रिसल्स। तो ब्रिसल्स की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए ये जो हेड और थॉरेक्स पे छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन के लिए साइंड जीन जो है वो पूरा का पूरा हेल्दी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी फर्टाइल एग। देखिए अब एक जीन जो ब्रिसल्स बना रहा है वो हेल्दी फर्टाइल एग्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब जो फीमेल साइंड म्यूटेशंस बना है, जिस फीमेल के अंदर
होमोजाइगस फॉर साइंड म्यूटेशन, यानी कि उनके जो ब्रिसल्स हैं वो कैसे हैं, ट्विस्टेड ब्रिसल्स हैं जिनमें, तो ट्विस्टेड ब्रिसल्स वाली जो साइंड म्यूटेशन वाली होमोजाइगस कंडीशन में है वो स्टेराइल भी होगी। एक के साथ एक करेक्टर कंट्रोल कर ही रहा है, एक जीन ने ब्रिसल्स भी खराब किए और फर्टिलिटी भी फ्लाई से ले ली। तो ये जो है दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास ड्रोसोफिला के अंदर जो कि बताती हैं कि यस दिस इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। नाउ वन ऑफ द लास्ट एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी आई एम गोइंग टू गिव इज सीड शेप एंड साइज इन पाइसम। तो पाइसम हमारे पास पी प्लांट है, पाइसम सटाइवम, जिस पे मेंडल ने भी वर्क किया है, उसमें भी सीड शेप और साइज में जो है एक ही जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है, सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सीड शेप एंड साइज इन पाइसम। अब वो कौन सा है, लेट्स सी। तो यहाँ पे यस तो यहाँ पे मेरे पास ये है एक होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर, क्रोमोसोम नंबर 7 हमारे पास है पी प्लांट का। अब वह क्रोमोसोम नंबर 7 पे एक जीन प्रेजेंट होती है, दिस इज SBE1 जीन। SBE1 क्या है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम 1 जीन, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम 1 जीन। नाउ दिस प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज। हमें पता है प्लांट्स का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाना, लेकिन क्या प्लांट ग्लूकोज को एज इट इज फॉर्म में स्टोर करता है, नहीं। प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और स्टार्च बनाने के लिए ग्लूकोज को मल्टीपल ब्रांचिंग करनी पड़ती है, तभी जाके ये मोनोमर जो है पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो अभी स्टार्च बनाना है, तो स्टार्च बनाने के लिए कोई ऐसा एंजाइम चाहिए जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्रांचिंग करवा सके, जो कि क्रोमोसोम नंबर 7 पे है, SBE1 जीन। होता क्या है कि ये जो जीन है इसकी दो एलीलिक फॉर्म प्रेजेंट होती है, एक तो है कैपिटल बी, एक तो है स्मॉल बी। कैपिटल इज द डोमिनेंट एलील एंड स्मॉल इज द रिसेसिव एलील। यहाँ पे हम एक डीएनए का स्ट्रक्चर सपोज करते हैं, मान लीजिए मेरे डीएनए का सेगमेंट है और ये मेरी बी जीन है। अब ये मेरी हेल्दी बी जीन है जो कि बहुत ज़्यादा स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम रिलीज करेगी, जिससे बहुत ज़्यादा स्टार्च बनेगा। लेकिन क्या होगी अगर एक डीएनए का सेगमेंट, कोई भी जो डीएनए के लाइन पे है, वो यहाँ से जंप करता हुआ बी, कैपिटल बी के ऊपर आ जाए, तो होगा ये कि कुछ जीन्स या कुछ सेगमेंट डीएनए के जंप करके जो हमारा हेल्दी जीन है उसके बीच में आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन, जहाँ से हमारे डीएनए का एक सेगमेंट उठ के हमारे हेल्दी जीन के बीच में आ जाता है। तो यहाँ से होगा क्या कि ये जो मेरा बी है इसमें जो है ये सेगमेंट भी इन्वेड कर जाता है, जिसके कारण जो साइज है, जिसके कारण ये जो साइज है जीन का ये इंक्रीज हो जाता है और ये जीन हो जाता है इनएक्टिव। सो ये जो बी एलील है इट बिकम्स इनएक्टिव और नॉन फंक्शनल और मे बी अ लिटिल लेस फंक्शनल। तो जो बी है हमारे पास स्मॉल बी एलील इज इनएक्टिव और नॉन फंक्शनल ड्यू टू ट्रांसपोजिशन, जंपिंग जीन्स और जंपिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसके कारण कैपिटल बी का जो साइज है जीन का बड़ा हो जाता है और वो टर्न हो जाता है इनटू स्मॉल बी नॉन फंक्शनल एलील। अब यहाँ पे हम क्रॉस करवा के देखते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं मेरे प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, प्योर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है। यहाँ पे राउंड हमारे पास पी होगी और स्टार्च उसमें बहुत ज़्यादा होगा, रिंकल्ड पी होगी और स्टार्च ना के बराबर होगा, और इनके गैमीट्स यहाँ पे बन जाएंगे और इनकी F1 जनरेशन आएगी हाइब्रिड, जो कि राउंड होगी और स्टार्च जो है उसमें 50% होगा और आधा नहीं बनेगा। सिर्फ एक जीन जो है वो एक एलील बनाएगी, दूसरी एलील नहीं बनाएगी। अब इसका हम F1 हाइब्रिड का जो है सेल्फिंग करवा देंगे और हमारे पास आएगी F2 जनरेशन। तो यहाँ पे मेरे पास आती है F2 जनरेशन, जिसमें हमारे पास हम जीनोटाइप देखें तो मेरे पास जीनोटाइप है कैपिटल बी, दो कैपिटल बी और एक स्मॉल बी विच इज़ 1:2:1। और अगर फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि यहाँ पर है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये मेरा जीनोटाइप है और यहाँ पे फिनोटाइप कैसा है, अगर कैपिटल बी है तो राउंड होगा और फुल साइज्ड पी ग्रेन बनेगा। अगर 2 स्मॉल बी कैपिटल बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है
तो सीड तो राउंड बनेगा पर उसका साइज़ छोटा होगा। ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसमें और इसमें कि एक का साइज़ बड़ा है दूसरे का साइज़ छोटा है, क्योंकि स्टार्च जो है यहाँ पे फुल्ली बन रहा है और यहाँ पे सेमी बन रहा है। तीसरे केस में मेरे पास क्या होगा, स्मॉल बी, तो रिंकल्ड स्मॉल साइज्ड इस तरह से बनेगा जिसमें स्टार्च जो है बहुत ही ना के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो देखूँ तो मेरे पास जीनोटाइप रेशो तो 1:2:1 आती है, बल्कि फिनोटाइप रेशो भी 1:2:1 आती है, जिसमें एक फुल साइज है, 2 इंटरमीडिएट है, एक स्मॉल साइज है, राइट। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की रेशो याद रखनी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ी है, स्नैपड्रैगन और प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में हमने फिनाइलकीटोनुरिया, ड्रोसोफिला और पी प्लांट में सीड शेप एंड सीड साइज पढ़ा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ ए जीन और द प्रोडक्ट। तो डोमिनेंस एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है। ऑटोनॉमस मतलब ये नहीं कि अगर कैपिटल बी है या कोई भी कैपिटल ए बी सी कुछ भी हम लिख रहे हैं तो वो डोमिनेंस का मतलब ये नहीं है कि अगर कैपिटल लिख दिया तो वो जो है पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या एक करेक्टर को ही एक्सप्रेस करेगा या हर बार वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, रिसेसिव जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट। तो क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द जीन प्रोडक्ट एंड पर्टिकुलर फिनोटाइप वी चूज टू एग्जामिन। हमें जो है जीन की जो फंक्शनिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, हम उस प्रोडक्ट को देखें जो जीन प्रोड्यूस कर रहा है या एक पर्टिकुलर फिनोटाइप जो हम एग्जामिन कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम जीन की फंक्शनिंग को डिसाइड करते हैं। तो dominance is not an autonomous feature of a gene or the product. It depends upon gene, product and particular phenotype we choose to examine when a gene produces more than one phenotype. जब एक जीन एक से ज़्यादा phenotype produce करता है तो हम जीन को नहीं देखते, जीन के बनाए हुए प्रोडक्ट को देखते हैं और उस प्रोडक्ट से वो किस तरीके से कितने फिनोटाइप्स को अफेक्ट कर रहा है या कौन से वाले करेक्टर को हम एग्जामिन करना चूज़ करते हैं, उस बेसिस पे हम देख लेते हैं कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव एक्ट कर रहा है। क्या पता एक ही जीन एक करेक्टर में डोमिनेंट काम कर रहा हो और दूसरे ही तरफ दूसरे करेक्टर पे रिसेसिव तरीके से काम कर रहा हो, तो ये भी कंडीशन पॉसिबल है। दैट्स वाई डोमिनेंस इज़ नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर। अगर थोड़ा सा हम कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस की ओर देखें तो एवरी जीन कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस। वी नो हर एक जीन के पास इंफॉर्मेशन है एक्सप्रेस करने के लिए, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास तो स्पेशली 2 कॉपीज़ होती हैं हर एक जीन की, जिसको हम एलील बोल देते हैं। कभी कभार हमारे पास दोनों की दोनों कॉपीज़ आइडेंटिकल होती हैं और कभी कभार नॉन आइडेंटिकल होती हैं, ठीक। अगर ये हमारे पास नॉन आइडेंटिकल है इसका मतलब है ये जो स्मॉल ए बना ये म्यूटेशंस के कारण कभी ना कभी बना। तो कभी ना कभी म्यूटेशंस आई जिसके कारण जो है मेरी एक जीन की अलग फॉर्म बन गई, एक नई एलीलिक फॉर्म बन गई। तो जो नई एलीलिक फॉर्म बनी है वो अलग तरीके से काम करेगी। अब क्या होता है कि अगर मेरी कैपिटल ए एलील है तो ये पूरी तरह से नॉर्मल है, तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या जो प्रोडक्ट है उसको, जो हमारे पास रिएक्टेंट है कोई मॉलिक्यूल, उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए एक बहुत बेहतरीन एंजाइम या प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी और एक बेहतर नॉर्मल काम करेगी। दूसरी तरफ अगर मेरे पास म्यूटेटेड एलील है जो कि स्मॉल ए की फॉर्म में है, वो 3 तरीके से काम कर सकती है। या तो नॉर्मल काम करे, जैसे कैपिटल ए है वैसे स्मॉल ए काम करे, या फिर थोड़ी सी कम एफिशिएंट काम करे। इस केस में जो मेरी मॉडिफाइड एलील है स्मॉल ए, इट विल बी इक्वल टू दी कैपिटल ए अनमॉडिफाइड एलील। ये एग्जाम्पल है मेरे पास साइलेंट म्यूटेशंस का, जो कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारे पास सिकल सेल एनीमिया के केस में मान लीजिए कि मेरे पास GAG एक कोड है, ये तीन सेट का मेरे पास एक कोड है जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, और एक ही जगह U आ जाए अचानक,
तो ये U भी जो है ग्लूटामिक एसिड ही बनाएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा चाहे GAG हो या GUG हो। तो अगर म्यूटेशन आ भी जाती हैं तो इस केस में म्यूटेशंस रहती हैं साइलेंट। तो साइलेंट म्यूटेशन में अगर हमारे पास स्मॉल a भी है तो वो कैपिटल A की तरह ही, कैपिटल A एलील की तरह ही काम करता है। तो ये जो हमारे पास म्यूटेशंस आती हैं इसमें जो एलील है वो डोमिनेंट ही रहता है, वाइल्ड टाइप ही रहता है। ऑन दी अदर हैंड अगर स्मॉल ए मेरे पास दूसरे तरीके से काम करे, दूसरा क्या है कि ये एलील नॉन फंक्शनल हो, नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे या कोई भी एंजाइम ना प्रोड्यूस करे, तो जो म्यूटेंट टाइप एलील है स्मॉल ए है, या तो नॉर्मल काम करे या जो प्रोडक्ट बनाए जाए एंजाइम बनाए वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए या कोई एंजाइम ही ना बनाए। तो ये 3 चीज़ें हो जाएंगी। हेयर फिनोटाइप विल बी अफेक्टेड। जब ये बिल्कुल ही कोई काम नहीं करेगा या नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली जो फिनोटाइप है वो अफेक्टेड होगा, जिसके कारण हम इस तरह की एलील को रिसेसिव एलील या म्यूटेंट टाइप बोलते हैं। और ये हमारे पास हो जाती है मॉडिफाइड एलील। इसका मतलब वाइल्ड टाइप इज द डोमिनेंट एलील मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड recessive allele is the mutant type allele most of the times. However, there are certain exception. For example, in human हमारा ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, तो उसके लिए जीन आई रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 के पेयर में प्रेजेंट होता है। अब हमें पता है ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं विच इज़ एलील स्मॉल आई, IA, IB। अगर स्मॉल आई देखा जाए तो जो कि ओ ब्लड ग्रुप बनाती है, ओ ब्लड ग्रुप जो है वाइल्ड टाइप है बट रिसेसिव नेचर का है। उल्टा wild type is normally or most of the time dominant type and mutant type is the recessive type, but in case of blood group wild type is the recessive type and mutant type is the dominant type। तो ये उल्टा केस होता है जो कि एक एक्सेप्शन है। इस केस के अंदर हम हमेशा नहीं बोल सकते कि जो वाइल्ड टाइप है वो हमेशा डोमिनेंट होगा, कई बार वाइल्ड टाइप जो है रिसेसिव भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल ओ ब्लड ग्रुप। और अच्छे से समझना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि एक टॉलनेस का एग्जांपल लेते हैं। प्लांट की हाइट कितनी लंबी होगी डिपेंड करता है कि उसके अंदर उसके हार्मोन्स जो हैं जो उसकी लेंथ बढ़ाते हैं वो कितने एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर जीन उसके लिए एफिशिएंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो टॉल होगा, अगर वही सेम जीन लेस एफिशिएंट हो जाता है तो ड्वार्फ प्रोड्यूस करेगा। तो इस जीन का लेस एफिशिएंट फॉर्म एंड मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म हम देखते हैं, उस हिसाब से हम इसको डोमिनेंट या रिसेसिव बोल देते हैं। एक चीज़ और है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने ये भी देखना था कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब है एक हम मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए एक बार मैं मान लेती हूँ कि फीमेल फ्लावर के ये जीनोटाइप था और मेल का ये जीनोटाइप, तो F1 हाइब्रिड आएगी होमोजाइगस हिट्रोजाइगस डोमिनेंट। अगेन मैंने अब इस फीमेल को स्मॉल टी इस मेल को कैपिटल टी लिया, तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आया वो फिर से सेम आया। तो दोनों बार रिजल्ट सेम आएगा, चाहे मेल के जीनोटाइप चेंज कर दो, फीमेल का जीनोटाइप अलग कर दो या उनका दोनों का जीनोटाइप इधर उधर रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी हमारे पास रिजल्ट सेम आता है इन केस ऑफ अगर हम ऑटोसोमल जीन्स की स्टडी करते हैं। So this is most about the incomplete dominance. So in this lecture we have completed the incomplete dominance, and in the next lecture we will be covering multiple allelism and codominance. I hope you like this video, and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.